आतंकवादी वारदात की खबर आ रही है देश की बहस में, और ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर में एक व्यापारी को गोली मार दी गई है। 24 घंटे में ये तीसरी बड़ी आतंकवादी वारदात है। व्यापारी को गोली मारी गई और उसके बाद अस्पताल ले जाने से पहले ही व्यापारी की मौत हो गई। जाहिर सी बात है, इन तमाम आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान परस्त आतंकवाद संगठन है। आजकल वहाँ TRF काम कर रहा है, जो लश्कर ए तैयबा का फ्रेंचाइजी बताया जाता है। देखिए, 24 घंटे के भीतर 4 आतंकवादी, 3 मैंने गलत बोला, 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, और 4 में श्रीनगर में यह हमला हुआ है और एक व्यापारी को गोली मार दी गई है। हाल ही में व्यापारी को गोली मारने की खबरें आई थी। उमर अहमद को गोली मारी गई है, ये भी हमारा कश्मीरी भाई है। ठीक उसी तरह परवाज अहमद डार, जो कि CID इंस्पेक्टर थे, उनको गोली मार दी गई। उनको पीठ पर गोली मारी, उसकी वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है। सीधे चलूंगा अपने पूरे पैनल के पास। मेरे साथ प्रेम शुक्ला BJP से हैं, मेजर जनरल GD बख्शी है, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह है, PDP के स्पोक्स पर्सन। शेख इशफाक जब्बार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। माजिद हैदरी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सबसे पहले दीपक शर्मा, मेरे दर्शक जुड़ गए हैं इंदौर से। दीपक, क्या कहेंगे, जब भी घाटी में कुछ अच्छा होने लगता है आतंकवादी वारदातें बढ़ जाती है, पाकिस्तान को चैन नहीं होता? नमस्कार जी, मैं दीपक इंदौर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि जो गुपकार गैंग है, अराजकता फैलाना, और जो ये मुद्दा है कश्मीर को लेके, वो मुद्दा सिर्फ देश का मुद्दा है, ना कि किसी राज्य का मुद्दा है। और अगर इनको इतना ही जनता की चिंता है, तो इनको विकास के लिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, और इनको शुक्रगुजार होना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इनको 24 तारीख को बुलाया है। और ये विकास की बात करें, ना कि पाकिस्तान का राग अलाप है कि पाकिस्तान से चर्चा करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान से चर्चा ही करनी है तो POK के लिए चर्चा करनी चाहिए, ना कि हमारे कश्मीर के लिए बात करनी चाहिए इनको। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं सीधे डॉक्टर सिंह के पास चलता हूं, यहीं से शुरुआत करता हूं। पाकिस्तान से बात हो तो POK पर क्यों ना हो? कश्मीर के अंदरूनी मसलों पर क्यों बहस हो पाकिस्तान से? बताइए बख्शा। दीपक जी, हमने कोई एजेंडा नहीं बात का रखा है, ना हमारा कोई ऐसा प्रोटोकॉल बनता है कि हम कोई एजेंडा सेट करें। हमारा मानना है आप बातचीत कीजिए। जैसे कि आपने 24 घंटों में देखा, हमारे एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए, आज एक और गोली मार दी गई। इस तरह आप रोज की घटनाएं देख, रोज ये लगे 90 से आज तक कितने लोग, कितने शहरी, कितने बेगुनाह लोग मारे गए। ये सब हो तो पाकिस्तान के कारण ही रहा है ना, और उसी से आप बातचीत चाहते हैं। इसमें इनर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दीपक जी, जो जिस चीज का इलाज करना होता है उसी चीज पे जाया जाता है। अगर अंग में कहीं पे कोई दर्द है तो हम टांग का ही इलाज करेंगे, नाक का इलाज नहीं करेंगे। देखो, अगर पाकिस्तान से ही, जैसे कि हर बार कहा जाता है, या हम कहते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान से हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में जिक्र किया कि जैसे चाइना ने हमारे फौजी शहीद किए, या आज हम तालिबान से बात कर रहे हैं कि खित्ते में हम पीस रेस्टोर करें। तो अगर हम चाहते हैं कि जो बात हो रही है, हमने कोई एजेंडा सेट नहीं किया कि आप किस बात पे बात कीजिए। हम कहते हैं अमन बहाल करने के लिए, जो आपका हमसाया, क्योंकि 2002 में हम देख चुके हैं जब वाजपेयी जी ने बात की थी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे, मिलिटेंसी डिक्लाइन हुई थी, यहाँ डेवलपमेंट हुई थी। आज जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं DDC मेंबर हूँ, मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, 6 महीने हो गए, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, कागजों पे सब कुछ है। इसी तरह 5 सरपंचों को पूछिए, कल एक DDC मेंबर ने सुसाइड करने की कोशिश की कश्मीर में, 6 महीने हो गए, घर नहीं जाने दिया जा रहा है, अंदर कमरों में बंद रखा गया है। हमारे जो XMLA या DDC मेंबर्स है, उनकी जो सिक्योर अकोमोडेशन है वो छीनी जा रही है, PDP को विक्टिम बनाया जा रहा है। आप ही का सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी के पास ले जाता हूं। आपने कहा वहां पर गवर्नेंस के नाम पर कुछ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, क्या जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस के नाम पर कुछ नहीं है? ये आरोप है PDP का। PDP के कार्यकाल में गवर्नेंस के नाम पे निश्चित तौर पर कुछ नहीं था, लेकिन जब से वहाँ राष्ट्रपति शासन है, निश्चित तौर पर वहाँ की स्थितियों में बहुत सुधार है। आप स्थानीय निकाय के चुनाव के PDP के कार्यकाल में करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। PDP जो बार बार एक बात कह रही है, भाई बात पाकिस्तान से की जानी चाहिए। भाई 3 दशकों में 2014 के पहले
पाकिस्तान से 30 चक्रों से अधिक बातचीत हुई है। उस बातचीत का लाभ क्या हुआ है? क्या आतंकवाद नियंत्रित हुआ? क्या पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव आया? क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद का निर्यात बंद कर दिया? क्या पाकिस्तान ने जम्मू एवं कश्मीर में खून बहाना बंद किया? तो नहीं किया। ऐसे में हमारी बहुत छोटी सी शर्त है कि पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात बंद कर दे, अपने भूमि पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित करना बंद कर दे, उनको गोला बारूद देना बंद कर दे, आए वार्ता कर ले। लेकिन पाकिस्तान को चूंकि आतंकवाद ही चलाना, और अभी जैसे वहां राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने की जैसे ही वार्ता प्रारंभ हुई, आप देख रहे हैं 4 घटनाएं वहां पर हो गई। इस घटनाओं में किसका हाथ है? जम्मू एवं कश्मीर के स्थानीय लोग तो ये प्रायोजित कर नहीं रहे। प्रायोजित कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। एलओसी पर तनाव क्यों है? एलओसी पर आपको सुरक्षा क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि पाकिस्तान घुसपैठिए भेज सकता है। तो पाकिस्तान से बात करने का तो कोई औचित्य नहीं है। हाँ, अब बात रह गई, आप विकास का कोई एजेंडा है तो निश्चित तौर पर ले आइए कि जम्मू एवं कश्मीर का विकास हो, वहाँ शांति और सौहार्द स्थापित हो, वहाँ पर फुल फेज स्टेट फिर से बने और वहाँ पर फिर से राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ हो। इस संदर्भ में वार्ता है। ऐसे में पाकिस्तान का कोण लाना ही वार्ता के बारे में, वार्ता की गंभीरता को हल्का करने का प्रयास है। और भारत सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है कि हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जब पाकिस्तान आतंकवाद पर कमिटमेंट कर दे कि हम आतंकवाद का निर्यात, उसका प्रायोजन, उसका प्रशिक्षण बंद कर देंगे। जब तक पाकिस्तान ये नहीं करता, हम पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं करेंगे। एक तर्क और दे रहे हैं जनाब कि भाई चीन से आप वार्ता कर रहे हैं, तो भाई 1965 में युद्ध के बाद ताशकंद में पाकिस्तान से भी वार्ता की गई थी। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसके बाद शिमला में भी वार्ता की गई थी। चीन के साथ हमारा और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से डीजीएमओ लेवल पर बात जो है, कमांडर लेवल पर बात जो है चीन से हो रही है, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत पाकिस्तान से होती रहती है। तो डीजीएमओ लेवल भी बातचीत, लेकिन राजनयिक जो वार्ता है, जो विदेश मंत्रालय जिन वार्ताओं को कंडक्ट करना है, वो वार्ता तभी होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित, प्रशिक्षित और निर्यात करना बंद कर दे। उसके अलावा कोई भी सिर पीटता रहे, सिर धुनता रहे, छाती पीटता रहे, उसका कोई प्रभाव भारत की विदेश नीति पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं सीधे चलूंगा जब्बार साहब के पास, वो हाथ उठा रहे हैं। जब्बार साहब मुझे बताइए, फारूक साहब ने कहा था कि 370 को फिर से बहाली के लिए हम चीन की मदद मांगेंगे। क्या ये किसी देशभक्त का स्टेटमेंट हो सकता है? हाँ या नहीं, जवाब दीजिए। देखिए, फारूक साहब ने ऐसा नहीं कहा, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कतई वो हाँ या नहीं में जवाब दीजिए जब्बार साहब। मैं सुना सकता हूँ आपको वो स्टेटमेंट, अभी सुना सकता हूँ। देखिए, अगर ऐसे बात है तो हम नहीं मानते कि ये बात सही है कि हम चीन से बात करें। चीन से हमें बात हरगिज नहीं, हमें जो मिलना है अपने देश से मिलना है, अपने देश के लोगों से बात करनी है। फारूक साहब ने, आप तो उनको सच्चा राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त बता रहे थे। निकालिए फारूक साहब को स्टेटमेंट प्लीज। देखिए, अब आपको पिछली बातों में नहीं जाना, जो करते हैं फारूक साहब के स्टेटमेंट की आप आलोचना करते हैं, आप खंडन करते हैं कि उन्होंने गलत कहा था। बोलिए। मैं पहले शुक्ला साहब की बात का जवाब आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा जब से राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा है तो विकास का सीधा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। तरक्की पे आ फारूक गया। साहब का ये कहना कि 370 की बहाली के लिए हम चीन की मदद चाहते हैं, क्या एक राष्ट्रभक्त का स्टेटमेंट था? हाँ या नहीं बता दीजिए। चल रहा है वो पूरा स्टेटमेंट। देखिए दीपक जी, जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई इन्होंने स्टेटमेंट मेरी नजर में नहीं है। जब तक मैं इस पे देखूं ना, तब तक मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। सर पूरा स्टेटमेंट चल रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, 1 मिनट, वर्बेटम कोट कर रहा हूं। 11 अक्टूबर 2020 चीन ने 370 को लेकर कहा है कि हमें ये कबूल नहीं है, और जब तक आप आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और अनुच्छेद 370 वापस हो। यह है स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट फारूक साहब का राष्ट्रभक्त का स्टेटमेंट है? अपने मसलों के लिए चीन से मदद मांग रहे हैं वो। देखिए दीपक जी, हमने फारूक साहब के साथ उसके बाद बातचीत की, हमने उनसे बात की। ऐसा उन्होंने कहा कि ये मैंने ऐसी बात नहीं कही, ये इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। तो इस बात पे जब तक क्लियरिफिकेशन आपका स्टैंड एक है, देखिए जिनका स्टेटमेंट आप जिक्र कर रहे हैं वो फारूक साहब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कहेंगे ये बात? नहीं, मैं तब तक देखिए
मैं आप किसी की बात के वो सामने नहीं है तो वो सामने बताए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने फारूक साहब से बात की है, हमने उनसे बात की है, उन्होंने ऐसा कहा कि इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिया गया। मेरे मैं सीधे अपने दर्शक जय किशन कुशवाहा के पास प्रयागराज चलता हूं, फिर जनरल जीडी बख्शी और ललित अंबरदार। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको कोट किया गया। दर्शक मेरे डिसाइड करेंगे। कुशवाहा जी, क्या आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का यह स्टेटमेंट सुना था और क्या यह स्टेटमेंट ठीक था, बताइए। देखिए, मैं चौरसिया जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, विशेषज्ञ या नेता क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, मतलब मैं नहीं समझता उनकी बात को। एक आम भारतीय नागरिक की तरह मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो सर्वदलीय बैठक मतलब कश्मीर के विकास के संबंध में बुलाए हैं, ये बहुत ही सार्थक पहल है। अब समय आ गया कि हम जो है सभी दल के लोगों को जो दलगत भावनाएं उनसे उठकर राष्ट्रहित में एक सकारात्मक, सृजनात्मक और दूरदर्शी पहल करनी चाहिए। और ये बात स्पष्ट है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है। तो इसमें हम दूसरे के बाद, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 370, 35 से पाकिस्तान के बाद चीन से बात, ये सब बहुत ही नकारात्मक बातें हैं सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो राजनेता हैं ये जो निगेटिव पॉलिटिक्स है इसके ऊपर उठकर सकारात्मक और विकास पर राजनीति को भारत का भविष्य निर्धारित करने देंगे। हम यही उम्मीद कर सकते हैं सर। बाकी तो जी अब जो करना है नेताओं को अपनी समझ को। सीधे चलता हूं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप फारूक अब्दुल्ला साहब के 370 पर चीन की मदद मांगने के इस बयान को? देखिए, मैं पहले तो जवाब देना चाहता हूं डॉक्टर सिंह साहब को। उन्होंने व्यक्तिगत बहुत सारे आरोप मेरे पे लगाए हैं विच आर वेरी अनफेयर। मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेप लिया है टू गेट ऑल पार्टी। लेकिन हमको बहुत आक्रोश है, हमको बहुत नाराजगी है कि उनकी इस दरिया दिली के बाद भी ये जो है इन्होंने बिल्कुल पीडीपी ने जो तकरीबन जैसे अवहेलना की है। उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान को बीच में लाने की बात की है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऑफिस की गरिमा के पर खिलाफ जाता है। इफ बस आप लगाएं, जब आपको एक इनविटेशन दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ ने कि आप आके बातचीत करें, प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप बैठ के इफ्सन बट लगा रहे, आप कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे फैसला, पाकिस्तान फैसला करेगा, पाकिस्तान को लाइए। जबकि क्या हमने पाकिस्तान से बातचीत नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल पहला शुरू किया था तो फर्स्ट थिंग ही डिड वाज टू कॉल नवाज शरीफ। फिर वो गए, वहां गए, उसकी बेटी की शादी तक गए। अरे यार, और कितने प्रयास करें? अब चाहते क्या है कि हमारा देश जाके घुटने टेके पाकिस्तान के सामने? मतलब कौन सा प्रयास नहीं किया गया? आप प्लीज मुझे ये समझा दीजिए, कौन सा प्रयास नहीं किया गया? एवरी एफर्ट वाज मेड टू टॉक टू पाकिस्तान, एवरी एफर्ट वाज मेड टू पाकिस्तान। हर बार पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा। हम कितनी बार छुरे खाएंगे पीठ में? और आप क्या चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती क्या चाहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके घुटने टेके पाकिस्तान के सामने? क्या बकवास है ये? क्या बकवास है ये? दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। मैं फिर दरखास्त करूंगा दोनों हाथ जोड़ के इस देश की इलेक्शन कमीशन से कि वो जो है इस पार्टी को दीपक भाई, मुझे 30 सेकंड चाहिए। इंसल्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है भाई, मुझे 30 सेकंड चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। माजिद हैदरी 30 सेकंड, फिर ललित अंबरदार 30 सेकंड। माजिद हैदरी जी, मुझे मेरे पास वक्त नहीं है। दीपक भाई, इस मंच पे मुझे कोई भी गाली दे मैं सुन लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपमानित ना कीजिए। जनरल साहब ने कहा पीडीपी गद्दार है, पीडीपी वाले गधे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ कीजिएगा, किसी ने नहीं कहा। आप गलत आर्गुमेंट नहीं कर सकते, कभी नहीं कहा जनरल साहब ने। ललित अंबरदार जी गलत बात की है, ये गलत कह रहे हैं आप। उन्होंने सम्मान के साथ गलत कह रहे हैं आप, छोड़िए। ललित अंबरदार जी, उनको चुप करा दीजिए प्लीज। देखिए, बड़ा सीरियस इशू है। कल ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, बार बार बता रहा हूं मैं,
ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात है, हिंदुस्तान के भविष्य की बात है। जब आप कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार कर रहे हैं, उसके ऊपर चुप्पी साधते हैं, तो आप इस नरसंहार को रिपीट कर रहे हैं। कलकत्ता में हो रहा है, कहीं और भी हो जाएगा। दूसरी बात, आप कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये दोनों इस्लामिस्ट पार्टीज है। इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अभी बारामूला का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है ना, लोकसभा का, 2 साल पहले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर असेंबली में उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर आप जैसे पत्रकारों ने पूछा भाई क्यों बोला, कहता है कि मैं मुसलमान हूं, बावुक हो गया। और जब हम बोलते हैं कि आप पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, ला इलाहा का है, इनको तकलीफ होती है। और दूसरा मैं बताता हूं, किसी भी पार्टी के लिए मैं धर्म के नाम पे नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा आपसे ललित भाई, वक्त इतना ही है, लेकिन जरूर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कल की बैठक के बाद। यहां पर लेता हूं मैं एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन चलते चलते नतीजे बता दूं। 98% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान का नाम इस बातचीत में घसीटना बिल्कुल गलत है। हमारे देश के बहस के दर्शकों की राय। फिलहाल एक ब्रेक।